हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 ख़त्म हो चुका है, कोर्स 501 स्टार्ट हुआ है। ब्लॉक 1 यूनिट 1 इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पूरी हिस्ट्री है कि कैसे एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, है ना। फिर ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश में क्या क्या हमारे पास एक्ट्स आए थे, ये सब आए थे। तो ये पूरा यूनिट उसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंशियंट इंडियन एजुकेशन अ ब्रीफ। अच्छा, क्या है ये कि एंशियंट का मतलब पुराने पुराने ज़माने में कैसी एजुकेशन होती थी, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। क्या है, वी मे नॉट फाइंड मैनी बुक्स अवेलेबल। हमें बहुत सारी किताबें नहीं मिलेंगी। डिस्क्राइबिंग एजुकेशनल थ्योरी नहीं मिलेंगी। एंशियंट इंडिया पे जो बातें हुई थी वो सब नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेंगी? 17वीं शताब्दी तक, मतलब 17वीं सेंचुरी तक हमें कोई पुख्ता पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया। और ये कब तक नहीं मिलेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 17वीं सेंचुरी तक हमें कोई भी जो ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं मिले हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था, ठीक है। कुछ स्केलेटल डिस्क्रिप्शन मेन फीचर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन आर फाउंड। कुछ मिले थे इन एंशियंट स्क्रप्चर्स इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास और स्मृतिस। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पहले एजुकेशन दी जाती थी, वैसे तो पहले जैसे अब एजुकेशन दी जाती है ना। सबका एक फॉर्मल सा स्कूल होता है, स्कूल में जाते हैं, मॉर्निंग में असेंबली करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। इंटरवल में सब खाना खाते हैं, एक पीरियड गेम्स का लगता है, करिकुलम डिसाइडेड है। तो पहले ऐसी तो एजुकेशन होती नहीं थी, ठीक है। एजुकेशन अलग ही होती थी। तो वही बताया है कि जो भी हमें मिला है, जो भी हमें डिस्क्रिप्शन मिला है, वो किसकी फॉर्म में मिला है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, सूत्रा और स्मृति, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे है एक प्राइमरी स्टेज, मतलब प्राइमरी एजुकेशन। जैसे हम प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं ना, 1 से लेकर 5 तक। तो इट वॉज एन एजुकेशन ऑफ लिविंग लाइफ। उसमें क्या दिया जाता था, उसमें ऐसी एजुकेशन दी जाती थी कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे। लर्न टू परफॉर्म डेली रूटीन एक्टिविटीज़। आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कैसे करोगे, जो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो कैसे करोगे। जैसे अब के बच्चों को क्या कराया जाता है, अब के बच्चों को तो क्या कराते हैं हम लोग, मतलब वर्ण सिखाते हैं, वर्ण से शब्द सिखाते हैं, शब्द से वाक्य सिखाते हैं, है ना। और ABCD सिखाते हैं, है ना। तो जैसे कि वही लेटर से वर्ड, वर्ड से क्या सिखाते हैं हम, सेंटेंसेस, है ना। तो ये सब चीज़ें सिखाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ये नहीं चीज़ सिखाया जाता था, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, कुछ नहीं सिखाया जाता था। डेली एक्टिविटीज़, घर जो आपकी डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिखाई जाती थी। ये क्या थी, एक फॉर्मल एजुकेशन की सेपरेट स्टेज थी। इसको क्या कहते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन की एक सेपरेट स्टेज थी, ठीक है। अच्छा, 5 पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज को यानी ज्ञान को इंसान का तीसरा नेत्र कहा जाता था, ठीक है। वो वहाँ पे ये होता था कि जिस इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान क्या होता है, उनका तीसरा नेत्र है। जैसे आपने शिव जी का तीसरे नेत्र के बारे में सुना होगा कि जब शिव जी को गुस्सा आता है तो उनकी अगर थर्ड आई खुल जाती है तो प्रलय आ जाती है ना। तो ऐसे ही ज्ञान क्या है, मनुष्य की थर्ड आई है, ठीक है। एजुकेशन और नॉलेज इज दैट विच लिबरेट। एजुकेशन और नॉलेज वो है जो हमें लिबरेट बनाती है ना, सक्षम बनाती है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी लाती है, मतलब मानवता लाती है, ठीक है। हमारे अंदर जो मानवता का गुण है वो कौन लाएगा, एजुकेशन लाएगी, नॉलेज लाएगी, ठीक है। विदाउट एजुकेशन, बिना एजुकेशन के हम लोग एक जानवर के समान है। मतलब आप एक ये तो फैक्ट है कि क्या है कि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम में और जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना। तो ये और एक ये है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, है ना। ये एक श्लोक हम संस्कृत में पढ़ते थे ना। तो देखिए, मेरी संस्कृत इतनी ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, क्योंकि संस्कृत में मैं शुरू से ही ज़ीरो थी, जैसे तैसे पास हुई थी DLED में। तो विद्या ददाति विनयम मतलब आइडिया लगा लेती हूँ मैं क्या है। तो इसका मतलब है विद्या, क्या कहते हैं, विद्या से हमें विनम्रता आती है, विनम्रता से हमें योग्यता आती है, और योग्यता से क्या होता है, हमें धन की प्राप्ति होती है। और उस धन को मतलब जो पैसा मिलेगा, उस धन को हम क्या करेंगे, धर्म के काम में लगाएंगे, जिससे हमें सुख मिलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्या से हमें विनम्रता आती है, विनम्रता से हमें योग्यता आती है, योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है, और उस धन को हम धर्म के कार्य में लगाएंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा,
ठीक है, आई बिलीव इतना ही था, हाँ इतना ही है। अभी इसको आगे देखते हैं, ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे है एजुकेशन स्टार्ट विथ उपनयन संस्कार। एजुकेशन जो है ना वो उपनयन संस्कार से स्टार्ट होती है। अच्छा पहले क्या था, पहले उपनयन संस्कार होता था, है ना। आप कई टाइप के संस्कार पढ़ेंगे, है ना, तो ये है उपनयन संस्कार। जैसे हमारे यहाँ अभी क्या होता है, हमारे यहाँ तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर आपको बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। केवी की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म को फिर ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसके बाद क्या होता है, लॉटरी सिस्टम निकलता है। लॉटरी सिस्टम इन द सेंस कि कैटेगरी वाइज वो लोग क्या निकालते हैं, लिस्टें निकालते हैं। उस लिस्ट में नाम आ जाता है तो बच्चा पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ क्या होता था, यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कुछ नहीं है, यहाँ होता था उपनयन संस्कार, ठीक है, लड़का लड़की दोनों का होता था। और बहुत ही विदुषी लड़कियाँ, स्कॉलर लड़कियाँ मिली हैं, जैसे कि गार्गी जी, तारा जी, द्रौपदी, कौशल्या, ये बहुत ज़्यादा स्कॉलर, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी विदुषी, है ना, विदुषी कहते हैं ना, तो विदुषी विमेंस मिली हैं हमें इस टाइम पे, ठीक है। अब एजुकेशन कैसे डिवाइडेड थी, मैंने आपको बताया है कि लोअर एजुकेशन में क्या है, आपको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी करनी है, ठीक है, मॉर्निंग में उठना है, क्या करना है, जो भी आपकी डेली डे टू डे की लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सब बनना है। आपको सेल्फ एफिशिएंट बनाते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जैसे हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स होते थे ना, तो इनके सब्जेक्ट थोड़े अलग होते थे। जैसे ग्रामर पढ़ाई जाती थी, व्याकरण, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, है ना, पॉलिटी अलग है, राजनीति विज्ञान, साइंस अलग है। साइंस के अलावा वॉर भी सिखाया जाता था, युद्ध करने का कौशल, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब सिखाया जाता था। मैथमेटिक्स सिखाई जाती थी, गणित, है ना, वेद सिखाए जाते थे, वर्शिप सिखाई जाती थी, पूजा करना। फाइन आर्ट्स, आपने देखा होगा कि वो राम जी कितने सारे यज्ञों में, आपने देखा होगा ना, उनके जो गुरु थे वो यज्ञ करते थे और राम जी भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, साइड में पहरेदारी भी करते थे, है ना। और एक वो अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने करवाया था राम जी ने, तो उनका घोड़ा उनके पुत्रों ने रोका था। तो क्या है, ये पूजा और ये युद्ध करने का कौशल, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाना सीखा था, तो ये सब क्या है, ये उनकी हायर एजुकेशन थी, ठीक है। हमारे यहाँ की नहीं है कि 11th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेज हो गए, अच्छा ठीक है अब क्या करेंगे, नेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हायर एजुकेशन ऐसी होती थी, ठीक है। आगे है कि आपको ना 4 ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, मतलब 4 आश्रम जो हमने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, जो हमने बहुत पहले से पढ़े थे। सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी आश्रम, मतलब आपको एक बाल ब्रह्मचारी की तरह रहना है, ठीक है, पर मतलब किसी स्त्री को नहीं देखना है, सिर्फ जैसे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं ना वैसे रहना है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या है कि अब आप गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ चुके हो, अब आपकी शादी करा दी जाएगी, ठीक है, तो आप अपनी गृहस्थी का जीवन व्यतीत करोगे। फिर कुछ टाइम के बाद गृहस्थ के बाद होता है वनो प्रस्थान आश्रम, मतलब अब आप गृहस्थ आश्रम, आपके अवधि पूरी हो गई है, अब आप वन की तरफ प्रस्थान करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके अपना जीवन यापन करेंगे। जैसे कि आपको ध्यान होगा राम जी भी 14 साल के लिए वनवास गए थे ना, वो उनका कोई बोला था, मंत्रा ने उनसे बुलवाया था, तो तब जाके दशरथ जी ने उनको बोला था कि ऐसे ऐसे करके आपको फुलफ़िल करनी है हमारी विश, तो वो अपने पिता की विश फुलफ़िल करने के लिए गए थे। अच्छा ये भी सिखाया जाता था कि बड़ों का कैसे आदर करना है, ठीक है, छोटों को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, और इक्वालिटी लानी है, ये सब कुछ इसमें सिखाया जाता था। फिर एंड में होता था संन्यास आश्रम। अब आप वन से आ गए हो, अब इसके बाद आप सन्यासी बन जाओ, मोह माया त्याग दो, ठीक है, अब आप क्या बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ठीक है। 4 आश्रम है, याद रखेंगे। बाल ब्रह्मचारी वाला मतलब ऐसे करेंगे, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वन प्रस्थान, और फिर क्या था, सन्यासी। ये 4 आश्रम थे, आपको ये 4 ड्यूटी निभानी पड़ती थी, ठीक है। अच्छा यहाँ ना जैसे हमारे यहाँ ना बुक्स होती हैं, अभी NIOS की PDF है, मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ, आपको नोट्स मिलेंगे। तो पहले क्या ये नोट्स मिलते थे, नहीं, पहले जो भी पढ़ाई होती थी वो मौखिक होती थी, ओरल डिस्कशन होता था, मतलब गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी ने डिस्कशन कर दिया और स्टूडेंट को एज इट इज़ उसको मेमोराइज करना पड़ता था, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो ये मेमोराइज कर लेते थे अच्छे से, जो गुरु ने बोला है उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते थे, वाह, वो वेदों के ज्ञान के लिए आगे आ जाते हैं, मतलब उन्हीं को ही क्या मिलता, वेदों का ज्ञान मिलता था, ठीक है।
तो जैसे वेदों का ज्ञान अगर उस समय आपको प्राप्त करना है तो आपको जो आपके गुरु बोल रहे हैं एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आपको क्या करना है, कंठस्थ करना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये याद रखिएगा उपनयन संस्कार से एजुकेशन स्टार्ट होती थी, फीमेल और मेल दोनों को एजुकेशन दी जाती थी, और ये 4 आश्रम हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा कि ओरल सिस्टम था, रिटन कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु। अच्छा, गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है? गुरुकुल सिस्टम। देखिए आपने देखा होगा कि जब रामायण चली थी अभी कोविड में, तो उसमें आपने सबने देखी होगी कि रामायण में क्या था, वो सब लोग गुरुकुल में गए थे एजुकेशन लेने। ठीक है, तो वही है, गुरुकुल सिस्टम था, सब लोग साथ में रहते थे, कोई रेसिज्म नहीं होता था, कोई कास्टिज्म नहीं होता था, सबको साथ में रख के एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, एजुकेशन वॉज फ्री, एजुकेशन फ्री थी। और उस समय ये भी कहा जाता था कि विद्या दान इस महादान, मतलब विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। अगर आपने विद्या दान दे दी है तो आप बहुत अच्छे, आपका एक गुण है, क्योंकि विद्या जितनी आप दान करोगे उतनी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लाइक मैं भी अभी विद्या ही दान कर रही हूँ ना, तो मेरी विद्या बढ़ेगी। बट सपोर्ट गुरुकुल, लेकिन गुरुकुल को सपोर्ट करना था। अच्छा, एक टर्म लिखी थी मधुकरी। मधुकरी का मतलब क्या होता है? बैक आर्म्स, मैंने इसमें लिख भी दिया, इसका मतलब भीख मांगना। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कृष्ण और सुदामा भी जाते थे घर घर कुछ दक्षिणा और वो ये सब लेके आते थे, है ना। वो ऐसे ही राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी भी अपने उपनयन संस्कार के बाद उन्होंने मांगा था। तो ये सब क्या है, इसको इस टर्म को कहते हैं मधुकरी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या है, गुरु जो होते थे वो हेड होते थे। जैसे अभी प्रिंसिपल हेड होते हैं ना अपने स्कूल के, तो ऐसे उस समय पे गुरुकुल के हेड कौन होते थे? गुरुज होते थे। अच्छा, अब उनका आश्रम चलेगा कैसे? प्रिंसिपल तो हम लोग से फीस ले लेते हैं, है ना, टीचर्स को फीस उसी से ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे डोनेशन दी जाती थी। जो राजा और जितने भी रिच लोग होते थे सोसाइटी के, वो लोग क्या करते थे, डोनेशन देते थे, उनके गुरुकुल को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और फिर एंड में गुरु मांग लेते थे गुरु दक्षिणा। अच्छा, गुरु दक्षिणा कुछ भी हो सकती है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, तो ही हैज़ द राइट टू आस्क एनीथिंग। और स्टूडेंट का ये कर्तव्य होगा कि गुरु दक्षिणा में जो गुरुजी मांग रहे हैं वो उन्हें देना है। ठीक है, अच्छा, उनको बोला जाता था गाइड बाय साइड। ठीक है, नॉर अ सेज ऑन स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। गाइड बाय साइड बोले तो जो आपको हमेशा गाइड करेंगे, जैसे कि आज के टीचर है, आज के टीचर फैसिलिटेटर है ना, मतलब वो आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। आपने देखा होगा जो राम जी के गुरुजी थे, वो जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया था तो एक उनके लिए भी सीट लगी थी, है ना, तो वो उन्हीं को ही बताते थे। वो कोई अगर दिक्कत हो जाती थी कि क्या करें, तो वो उनसे राय लेते थे और वो उन्हें राय देते थे, तो इसीलिए उन्हें कहते हैं गाइड बाय साइड, एक अच्छे फैसिलिटेटर की तरह। नॉरा सेज ऑन स्टेज। अच्छा, सेज ऑन स्टेज का मतलब क्या है? जैसे जो आप लोग ने देखा होगा जब हायर एजुकेशन हम लेने चाहते हैं तो लेक्चर मेथड से एजुकेशन होती है। मतलब क्या कि आए और तर 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 बोल दिया, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, तो हम लोग को क्या होते थे, हमें नोट्स बनाने होते थे फटाफट, अरे भैया छूट ना जाए छूट ना जाए, हम फटाफट लिखते थे, है ना। तो ये सब होता है सेज ऑन स्टेज। ठीक है, तो ये उस समय फैसिलिटेटर थे, ना कि लेक्चर मेथड को बिलीव करते थे। आगे थे, बाद में क्या हुआ, पहले कि जब अब टीचिंग प्रोफेशन बन गया, मतलब अब सिर्फ वही लोग पढ़ा सकते हैं जो ब्राह्मण हो। ठीक है, एंड में क्या हुआ, ये जब गुरु का कॉन्सेप्ट आया, पहले तो ठीक था, मतलब जो ज्ञानी था उसको गुरु बनाते थे। एंड में क्या हो गया कि टीचिंग प्रोफेशन वो ही अपना सकते हैं जो ब्राह्मण हो। अगर ऐसा भी चलता तो मैं तो नहीं पढ़ा रही होती भाई, है ना। आगे देखते हैं गुरु के क्या रोल्स हैं और आज के टीचर्स के क्या रोल्स हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच, जितने भी एजुकेशन में चार्टर्ड एक्ट और जितने भी एक्ट पास हुए हैं, पॉलिसीज आई है, कल सब पढ़ेंगे। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये और फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको खत्म कर लेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है गुरु की? बहुत सारे रोल वो प्ले करते थे। क्यों? क्योंकि अब वो गुरुकुल में सब अपने पेरेंट्स को छोड़ के आए हैं, तो उनका पेरेंट भी उन्हें बनना पड़ता था, गाइड बनना पड़ता था, टीचर होते थे, फ्रेंड होते थे, स्कॉलर होते थे, जो भी होते थे वो गुरु ही होते थे। मैंने बताया ना, ओरल इंटरेक्शन होता था, मतलब कुछ लिखित ज्ञान नहीं होता था, जो भी होता था वो ओरल इंटरेक्शन होता था। ठीक है, असेसमेंट, उनका आकलन किया जाता था, वो कंटिन्यूस होता था और कम्प्रीहेंसिव होता था, मतलब सतत एवं व्यापक होता था। ठीक है, डिग्री कुछ नहीं मिलती थी आपको, जैसे अभी हमें डिग्री मिल जाती है ना, डीएलएड की डिग्री मिल गई है ना, सीटेट का सर्टिफिकेट मिल गया,
तो ये डिग्री या सर्टिफिकेट उन्हें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गुरु अनाउंस कर देते थे, ठीक है। स्टूडेंट फ्री थे कि वो अपने गुरु को चूज़ करे, लेकिन लेकिन जैसे मान लीजिए मैं फ्री हूँ कि मुझे इनको एज अ गुरु चाहिए, लेकिन अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये इनकी है कि या तो वो मुझे अपना स्टूडेंट चूज़ करे या नहीं, ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या होता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, पहले तो ये गुरुकुल ही चलते थे, लेकिन फिर ये बड़े इंस्टीट्यूट बने कब, ये बने अशोक और अशोक के टाइम के बाद, जैसे कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा आपने पढ़ा होगा। तो ये सब तब बने थे जब अशोक आए थे, है ना, अशोक और अशोक के साम्राज्य के बाद। अच्छा, इसमें क्या होता था, इस्लाम में होली कुरान, जो उनकी होली बुक है ना कुरान, उसका एक पार्ट पढ़वा दिया जाता था, और वो कौन पढ़वाता था, मौलवी साहब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि आज के टीचर्स के क्या रोल है और आईसीटी का कुछ, और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ओके, लास्ट है आज के लिए, कल जो मैंने बताया था ना, मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच, वो सब पढ़ेंगे। फिर है आज के प्रोफेशनल टीचर कैसे हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वो ओपन है, पॉजिटिव हैं, ठीक है, कम्युनिकेटिव है, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, लिसनर हैं। अगर बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो लिसनर भी एक अच्छे हैं, ठीक है। मोटिवेटेड हैं, खुद से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और आपको भी क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव हैं, मतलब आपको मैं अभी पढ़ाऊँगी ये बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब संरचनात्मक हैं, संरचनावादी हैं, ठीक है। जैसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं ना, ऐसे ही हैं, ठीक है। पेशेंस रखते हैं, मतलब धैर्य रखते हैं, ठीक है। क्रिएटिव हैं, कोई नई चीज़ें बनाते हैं। फैसिलिटेटर हैं, जैसे कि गाइड ऑन द साइड हैं। कमिटेड हैं, जो भी उन्होंने अपना काम कर दिया है उसके लिए क्या है, जो भी उन्होंने बोल दिया उसके लिए क्या है, कमिटेड है। अच्छा, अब एक बात और है कि जैसे जैसे सोसाइटी की चीज़ें बदल रही हैं, वैसे वैसे टीचर्स भी अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं। पहले आईसीटी नहीं था, आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैं बता भी देती हूँ, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, जब से ये सब आए हैं, इन्होंने क्या है, पढ़ाई का नज़रिया ही बदल दिया है। अब टीचर्स को इन पे भी क्या होना होता है, अपडेट होना होता है, ठीक है। तो वो जैसे कि चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टीचर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो रही हैं। अब वो क्या करते हैं, कनेक्ट नॉलेज बेस, मतलब क्या है, नॉलेज को ऐसा होता है ना, एक दो चीज़ होती हैं, एक होता है रट्टाफिकेशन कि आप रट के याद कर लो, एक होता है नॉलेज को कनेक्ट करके, जोड़ के आप उसे समझ के पढ़ो, ठीक है। तो ये कनेक्ट नॉलेज बेस्ड करते हैं, है ना। आईसीटी की एप्लीकेशन को ईडीयू में, मतलब एजुकेशन फील्ड में, कैसे हम लोग ने गूगल मीट पे क्लास ली, ये भी तो आईसीटी से ही हम पढ़ रहे हैं। मैं घर पे बैठ के शूट कर रही हूँ यहाँ बरेली में, और आप लोग जहाँ भी हो अपने घर पे आप ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हो उसे, तो ये क्या है, आईसीटी की एप्लीकेशन है। 3 R's मैंने आपको बताए थे, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, याद रखिएगा, इनका यूज़ करवाते हैं। ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर, अच्छा, लर्नर की मतलब जो शिक्षार्थी है उसकी स्वायत्ता, आप उसे ज़बरदस्ती थोपोगे नहीं कि भैया तुम्हें मैथ पढ़नी है, तुम मैथ पढ़ो, चाहे उसका मन ना हो, नहीं। अब वो क्या है, अब वो फ्री है कि जो सब्जेक्ट उसे पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट का ज्ञान उसे अर्जित करना है, जो सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट को वो पढ़े। रोल ऑफ टीचर, अब टीचर का रोल क्या होना चाहिए, एक अच्छा डेवलपर होना चाहिए, जो मतलब ई एजुकेशन, ई बोले तो जो हमारी इंटरनेट वाली है ना एजुकेशन, उसको क्या करे, डेवलप करे, उसको नर्चर करे। फैसिलिटेटर हो, रिसोर्सर हो, और जितनी भी है, मतलब ऐसा बंदा हो जो नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सके, ठीक है, उसको समझ सके और आगे उसे बता सके। तो ये छोटा सा था, ठीक है। कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, कल जितने भी लॉज हैं उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल हमारा ब्लॉक 1 तो नहीं, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगी अब जितनी भी यूनिट हैं वो 2 से ज़्यादा वीडियो में ख़त्म हो जाए, मतलब 2 से ज़्यादा वीडियो ना लगे, ठीक है, क्योंकि यार बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। सोचो 2 अप्रैल से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, वो 15 मई हो गई, ऑलमोस्ट 1 महीना और 15 दिन ऐसे मान के चल लो। तो इतना टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि अब कोर्स भी हमें फटाफट से निपटाना है, ठीक है। तो वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, पेशेंस के साथ देखिएगा। और ये थोड़ा ना इंडियन एजुकेशन जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अब ये थोड़ा रट्टाफिकेशन का टॉपिक है, तो बस टर्म्स को देख के याद करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी चलिए कल मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मेरा फीडबैक दीजिए कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। मुझे अगर मेरी जो कमी भी है वो भी बताइए,
या जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि नहीं साक्षी आपको यहाँ पे काम करना चाहिए, तो प्लीज़ यू फील फ्री टू कमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे, मुझे बताइए यार प्लीज़, ठीक है। बाकी फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चलिए, नमस्कार।